हेलो एवरीवन। और कैसी गई आप सबकी होली? बहुत एंजॉय किया ना आप सबने? चलिए अब आ जाइए अपने वापस से काम पे। और वो काम क्या है? पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं, जो कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ आपसे, और जो भी वीडियोस आपसे छूट गए हों वो आप जाके देख सकते हो हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो उसी क्रम में आज फिर से आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए सेल डिवीजन से जितने भी इम्पॉर्टेंट PYQ हैं वो लेके आई हूँ। और आज हम आपको उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी और जानकारी होगी, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो शायद लिमिटेड हो, लेकिन आपको उससे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और जो डाउट्स होते हैं ना, कई कई बार क्या होता है कि दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, तो उसमें जो इसीलिए मैं पता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम में होते तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन आप क्या करते हो एग्जाम के टाइम में उसको गलत टिक करके आ जाते हो। तो मैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराती हूँ। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? अच्छा, किसी को पता है जेनेटिक डिजीज क्या होती है, आनुवांशिक रोग क्या होता है? हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? तो देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि जब किसी भी जीन में कोई उत्परिवर्तन हो जाता है या कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। कभी कभी जीन की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम डैमेज हो जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब टाइप के जितने भी, या फिर माता पिता से जो जाता है बच्चों में गुण, उसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक विकार। ठीक है, या आनुवांशिक रोग। जैसे माँ बाप को मान लीजिए अगर शुगर है तो क्या होता है, उनके बच्चों में अगर चला गया तो वो आनुवांशिक विकार हो गया। तो अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? तो बताइए, थैलेसीमिया, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस या कैंसर? कई कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कलर ब्लाइंडनेस में और नाइट ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जिसमें कि ग्रीन और रेड कलर आपको दिखाई नहीं देता। कौन सा कलर? ग्रीन और रेड। ठीक है, लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसमें क्या होता है? इसमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी। ठीक है, अब एनीमिया की बात की जाए तो एनीमिया क्या है? एनीमिया मीन्स कि ब्लड की कमी हो जाना, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो क्या ये आनुवांशिक है? बताइए, आनुवांशिक है क्या ये? तो नहीं, ये भी आनुवांशिक डिजीज नहीं है। एनीमिया किसी भी एज में, खास करके जो महिलाएं होती हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम में, उनमें एनीमिया होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो भी क्यों? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। अब कैंसर, कैंसर क्या है? कोशिका का लगातार, खास करके WBC कोशिका का लगातार विभाजित होना ही कैंसर होता है। जब कोशिकाएं अनियमित रूप से लगातार विभाजित होती रहती है ना, वो रुकती नहीं है, विभाजित होना बंद नहीं करती, या उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। अब थैलेसीमिया क्या है? तो थैलेसीमिया देखिए, ब्लड बॉडी में नहीं बनता, ये बचपन में ही, ये गर्भ में, माँ के गर्भ में ही ये रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है? ब्लड नहीं बनता है, हर महीने बच्चे को ब्लड चढ़वाना पड़ता है थैलेसीमिया में। और इसके जो रोगी होते हैं ना, वो मैक्सिमम 3% ही होते हैं। क्योंकि जो वैसे देखिए, ये रोग तो जब माँ के पेट में बच्चे रहते हैं ना, उसी समय डायग्नोस करके पता चल जाता है कि बच्चे में थैलेसीमिया है कि नहीं है, तो उस बच्चे को हटा देना ही बेहतर होता है। देखिए, माँ बाप के लिए ये तो बहुत बड़ा टफ और बहुत ही बड़ा काम होता है एक बच्चे को हटाना, लेकिन होता क्या है कि वो बच्चा इतना सफ़र करेगा इस इन्वायरमेंट में, हर महीने उसको ब्लड, और फिर वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, क्या पता 8 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल। तो इसीलिए ऐसे बच्चे को डॉक्टर के सजेस्ट करते हैं कि आप मत कैरी नहीं करो, हटा दो। ठीक है, तो वो तो रहेगी अलग बात। अब यहाँ बात करते हैं कि
ऐसा क्या माँ बाप में वो गुण होता है? ये थैलेसीमिया जो होता है माँ बाप में होता है, तभी तो बच्चों में आता है, क्योंकि ये जब गर्भ में डायग्नोस हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये आनुवांशिक रोग है। तो ये बताइए, क्या उनके माँ बाप भी थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं? तो कभी नहीं। इसमें जो है, जो वाहक होता है इस रोग का, वो कभी पीड़िता नहीं होता, उसकी संतान पीड़िता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माँ बाप थैलेसीमिया को कैरी करते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं वो थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ए। ठीक, ये एक आनुवांशिक विकार है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों का लिंग पिता, प्रकृति, माता और पिता और माता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। बताइए कि बच्चे में जो लिंग है उसका, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करता है? माँ करती है या पिता, या दोनों डिसाइड करते हैं? अगर यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चे के सेक्स की बात, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये टोटली डिपेंड करता है किस पे? पिता पे। और वो भी कैसे? आपको भी पता है कि जो माता होती है, मदर होती है, उसके पास कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक्स एक्स। ठीक है, लेकिन जो फादर होता है उसके पास एक्स और वाई होता है। ठीक, अब अगर एक एक सिंगल क्रोमोसोम की बात की जाए, तो अगर जो चाइल्ड होगा उसके अंदर ये रहा आपका एक्स एक्स और ये एक्स वाई, अगर हम इनको फर्टिलाइज कराते हैं तो क्या होता है? या तो एक्स एक्स, ठीक, या फिर एक्स वाई, यही तो आता है। तो जो ये वाई है ये कहाँ से आ रहा है? ये पिता से आ रहा है। और ये जो दूसरा वाला एक्स है वो भी कहाँ से आ रहा है? वो भी पिता से आ रहा है। इसका मतलब कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है? पेरेंटल क्रोमोसोम। कौन करता है? पेरेंटल क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? Which type of reproduction can bring more diversity? आप विविधता का क्या मतलब समझते हो? हाँ, क्या इस पृथ्वी पे विविधता है? ऑब्वियस सी बात है। सभी जीव जंतु प्राणियों में विविधता है, तभी तो हर कोई अलग माहौल में सरवाइव करता है। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग ही अलग अलग माहौल में सरवाइव करते हैं। किसी को गर्मी बहुत पसंद है, किसी को ठंडी बहुत लगती है। तो ऐसा क्या है? और ये कौन डिसाइड करता है? बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन, लैंगिक व मुकुलन। तो देखिए, जो विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, वो हमारे सेक्सुअल, जो हमारे लैंगिक हैं, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, और वो कैसे? अच्छा ये बताइए कि क्या सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, मेल और फीमेल, और कुछ नहीं होता? नहीं। ऐसे जैसे कि आप देख लीजिए, अर्थवॉर्म का नाम तो सुना होगा ना, वो बाइसेक्सुअल होता है। मीन्स कि उसकी सिंगल बॉडी में दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो हमारे लैंगिक जनन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि विविधता है कि क्या है, मेल फीमेल क्या कैसे, सारी विविधता को, सारी डाइवर्सिटी को वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। द कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल इन द F1 जनरेशन इज, क्या है? मिक्स्ड ट्रेट, डोमिनेंस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव या रिसेसिव। बताइए, मिश्रित लक्षण, प्रबलता, प्रबल परिसारी या प्रतिसारी। अच्छा, आपको पता है F1 जनरेशन कहाँ से आया और क्या है ये? तो देखिए, मेंडल का नाम सुना है ना आप लोगों ने? इन्होंने क्या किया था? पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ये मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। किसके? मटर के। इन्होंने मटर का पौधा लिया था और उसके विभिन्न गुणों को क्या किया था? एक दूसरे से फर्टाइल किया था बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मटर का पौधा ले लिया जो कि लंबा है, ठीक है, टाल है, और दूसरा पौधा स्मॉल, ठीक है, ये रहा। इन्होंने क्या किया कि इसको फर्टिलाइज किया, तो उनको क्या मिला? टी और स्मॉल टी। ठीक, बट क्या ये प्लांट लंबा होगा? ये रहा लंबा और ये रहा छोटा।
तो ये जो F1 जनरेशन मिली थी, ये क्या मिली थी? लंबी मिली थी, लंबी मिली थी। मतलब कि लंबा क्यों मिला? छोटा भी तो हो सकता था। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है? डोमिनेंस को डिसाइड कर रहा है, प्रबलता को। क्योंकि जो F1 जनरेशन होता है उसमें वही लक्षण प्रबल होता है जो कि जेनेटिकली क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उनमें जीन्स क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी, प्रबलता, डोमिनेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं। अब उसके या उसकी क्यों है? माता पिता, इसीलिए उसके और उसकी लिखा गया है यहाँ पे। A male in the human species receives his X chromosome from his या her। तो बताइए, या तो माता में या पिता से, माता से, पिता से, माता पिता दोनों से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होते हैं? तो माता या पिता किसी से भी प्राप्त हो सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए एक मेल की, ठीक है, और फीमेल। मेल के पास क्या होता है? एक्स एंड वाई, एंड फीमेल के पास क्या होता है? एक्स और एक्स, ठीक। तो बताइए क्या माता और पिता, यहाँ बात हुई ना या तो माता में या पिता में, तो जब दोनों के पास एक्स वाई और इसके पास एक्स एक्स है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है मेल है वो एक्स वाई में से क्या देगा? यहाँ किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाई को ही देगा। अगर ये वाई को दे रहा है तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसके एक्स क्रोमोसोम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? माता रिस्पॉन्सिबल होगी ना। वो भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? क्योंकि माता के पास दोनों क्रोमोसोम क्या है? एक्स एक्स है। तो इसका मतलब कि माँ का एक्स क्रोमोसोम ही किसके? पिता के वाई क्रोमोसोम से मिलेगा, तब जाके क्या होगा? मेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, मदर। अच्छा, कभी कभी पता है लोग कंफ्यूज होते हैं। इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें क्या था आपने देखा होगा, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये, इसमें क्या पूछा है कि बच्चों का जो लिंग है से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होते हैं। तो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? मेल फीमेल, किसके द्वारा? तो इसमें ये क्वेश्चन था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होते हैं। अगर यहाँ पे बात होता कि मेल या फीमेल, ये कैसे डिसाइड होता है, तब हम बात करते कि या तो माता या तो पिता, दोनों से। बट डिसाइड कौन करता है? पिता करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम एक्स और वाई अलग अलग है और माँ के पास दोनों सिमिलर है, तो वो सिमिलर ही डोनेट करेगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो सेल्स होते हैं ना, उनसे नए प्लांट्स को जनरेट करना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर, हाँ, रीजनरेशन, मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन। बताइए इसमें से क्या है जो कि कोशिकाओं से पौधों को उगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी कोई पौधा या बीज होता है उसको हम प्लांट करते हैं जमीन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल होता है या तो टिश्यू होता है, तो उसी से तो प्लांट जनरेट होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोशिका को आप किसमें? कृत्रिम रूप में, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करते हो, उगाते हो, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये टिश्यू कल्चर होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पौधा होता है उसके सेल को निकाल के उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं और फिर उसमें उसको उगाते हैं, प्लांट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है? टिश्यू कल्चर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट इज क्या? हाफ ऑफ देयर जीन्स, 3/4 ऑफ देयर जीन्स, ऑल जीन्स, या फिर 1/4 ऑफ देयर जीन्स। बताइए, अपने जीन का आधा हिस्सा, चौथाई हिस्सा, या फिर 1/4 हिस्सा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप भी दे सकते हो,
क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में ना बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी जो आपको इस क्वेश्चन में शायद हेल्प करेगा। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अपने जीन का आधा हिस्सा। आपको पता है, मैंने इसके पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, उसमें कौन सा डिवीजन होता है? अर्धसूत्रीय, मीन्स कि मियोसिस होती है। क्या होता है? मियोसिस होता है। अब मियोसिस अगर होगा तो जो आपका, जैसे कि ये सेक्स क्रोमोसोम है शुक्राणु का, ठीक, और ये अंडाणु का, ये जब एक दूसरे से रिप्रोडक्शन द्वारा मिलते हैं ना, तब जाके ये 2x में कन्वर्ट होते हैं। अगर अदरवाइज ये क्या होते हैं? x होते हैं। मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। और वो भी क्यों होता है? अगर हाफ नहीं होगा तो आप बता दो कि जो जनरेशन पैदा होगी उसमें 4x होगा ना, 2 इसका और 2 इसका। बट नेचर ने क्या किया है कि जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर दिया है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। वो भी किस प्रोसेस से? मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। अब ये एक्स क्रोमोसोम जब अंडाणु से मिलते हैं और फिर 2 क्रोमोसोम का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसमें क्या बात हो रही है कि अपने जीन का आधा हिस्सा माता और आधा हिस्सा पिता, मीन्स कि दोनों हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक था। वन ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल वाज, तो व्हाट? बैगनी और सफेद फूल, नीला और सफेद फूल, पीला बैगनी, सफेद और पीला, क्या था? अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्लावर्स की बात हो रही है, फूलों की बात हो रही है। तो एक बात बता देती हूँ आपको कि जो मेंडल थे ना, उन्होंने क्या किया था कि मटर का जो फूल था ना, उसमें 2 फूल लिए थे, एक सफेद लिया था और एक बैगनी, लेकिन अगर बीज की बात की जाए कि मटर का जो बीज था तो वो क्या था? हरा था और पीला। ठीक, और अगर बात किया जाए कि पौधे की लंबाई की, तो एक लंबा था और एक बौना। अगर लंबाई की बात की जाए तो एक लंबा था और एक बौना। ठीक है, तो इसीलिए अगर पूछा जा रहा है कि अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्म में से एक था, तो बैगनी व सफेद होगा। ठीक है, पर्पल एंड वाइट फ्लावर्स। ठीक, अच्छा आपको पता है कि ये जीन, जेनेटिक शब्द किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लैंगिक प्रजनन में, फिर बीच में स्पेस है, के का शामिल होते हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें से क्या है जो शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में समान लिंग का 2 जनक शामिल होता है, या फिर लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 1 जनक शामिल होते हैं, या फिर लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। क्या बताइए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये मैं अभी समझाती हूँ आपको, शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, विपरीत लिंगों के 2 जनक। आप सबको पता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें फीमेल से एग और मेल से स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु जिसको कहते हैं, आते हैं। ठीक है, तो मेल का जो शुक्राणु होता है वो हो गया आपका 1 जनक, और फीमेल का जो अंडाणु हो गया वो आपका हो गया दूसरा जनक। मीन्स कि 2 जनक आ गए। फिर बात हो रही विपरीत लिंग। अब ये आपको भी पता है कि ये मेल है और ये फीमेल, तो अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, सी होगा, विपरीत लिंग और 2 जनक। ठीक, मतलब पेरेंट्स कितने हैं? 2, और सेक्स कितने हैं? अपोजिट अपोजिट है, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मादा के अनिषेचित अंडे में होता है एन अनफर्टिलाइज्ड एग इन अ फीमेल कंटेन्स XX क्रोमोसोम। तो बहुत इजी है, इसका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए कि क्या होगा। XX क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम। यहाँ पर बात हो रहा है अनफर्टिलाइज्ड एग,
और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बताया था कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 2x, ठीक है। बट जो नॉन फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें कितना होता है, x। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि नॉन फर्टिलाइज्ड एग, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, सिर्फ एक, और वो क्या होगा, x क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप डाउट मत करिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है, इसीलिए ना ये क्वेश्चंस हमेशा घुमा फिरा के उल्टे पुल्टे तरीके से पूछता है। कभी कभी पूछ देगा कि फर्टिलाइज्ड एग में कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंगल क्रोमोसोम लगा के आ जाओगे, तो वहां पे सिंगल क्रोमोसोम नहीं होगा, डबल क्रोमोसोम होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बताइए कितनी होती है, 24, 23, 48 या 46। आप पता है कभी कभी क्या करते हो, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रटा हुआ है और लगा के चले आए, बट नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46 तो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुक्राणु की बात की जा रही है, तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जितने भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, हाफ होते हैं। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। कितने होंगे, 23। इसका मतलब इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी सेल्स। तो बताइए कितने जोड़े, जोड़े पेयर की बात किया जा रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। मैंने इसके लास्ट क्वेश्चन में बताया ना, यहाँ पे पेयर की बात हो रही है। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में जोड़े में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और जिसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। लेकिन जो दैहिक कोशिका होती है उसमें 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें 1 जोड़ी, मतलब 1 पेयर और 2 क्रोमोसोम होते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि दैहिक कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है, तो वो 22 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं मानव शरीर में। तो मानव शरीर में होते हैं 23 जोड़ी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इन स्पीसीज कैन प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल और कंट्रीब्यूट ओनली टू द जेनेटिक सीक्वेंस, प्रजनन, पॉलिनेशन, म्यूटेशन या फर्टिलाइजेशन। बताइए रिप्रोडक्शन है, पॉलिनेशन है या फिर म्यूटेशन है या फर्टिलाइजेशन, क्या है। हाँ, तो पूछ रहा है कि प्रजातियों में जीवित रहने के लिए लाभ कौन दे सकता है, हाँ, और केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान करता है। तो ये है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, जीनों में होने वाले परिवर्तन, को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव में नर युग्मक स्पर्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। बताइए मेल किस गुणसूत्र का वाहक होता है, XY, YY या फिर या तो X या तो Y। तो इसका आंसर होगा XY दोनों गुणसूत्र, आंसर सी। बताया ना कि मेल स्पर्म में कौन कौन से होते हैं, तो X और Y दोनों होते हैं, ठीक है, X और Y दोनों, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता। बताइए विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नॉट हेरिडिटरी, विलोपन, डुप्लीकेशन, इंसर्शन या फिर सोमैटिक। इसमें से कौन सा उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं है, बताइए, कुछ तो बता दीजिए भाई। ये है आपका दैहिक, सोमैटिक, ये आनुवांशिक म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। ये तो म्यूटेशन ही नहीं है, ये सेल होता है, दैहिक कोशिका एक सेल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।